हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं हिंदू लॉ। तो हिंदू लॉ का मैं अब से पहले आपके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मैंने डाली थी, आपने देखी हो तो। एक डाली थी मैंने मिताक्षरा वे दाएं भाग की व्याख्या। अब से पहले ये वाली वीडियो में जो आपको करा चुका हूं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है, केवल मितक्षरा बूझ लिया जाता है, कभी दाएं भाग बूझ लिया जाता है वेरी शॉर्ट में, जो 4-4 नंबर के बनते हैं। कभी कभार ये 10 नंबर में दोनों ही बूझ लिए जाते हैं शॉर्ट में, और कभी ये खाली मितक्षरा बूझ लिया जाता है, कभी दाएं भाग ही बूझ लिया जाता है, कभी मितक्षरा तथा दाएं भाग में अंतर बूझ लिए जाते हैं। तो इसमें से आपका 101% कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आता ही है। एनी पेपर में आपके एनी ईयर में प्रत्येक ईयर आपका आया है। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब से पहले मितक्षरा तथा दाएं भाग में का जो क्वेश्चन था उसकी जो व्याख्या मैं करा चुका हूँ। उसी क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि मैं इसके अंतर को नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो अब मैं इसके अंतर को करा रहा हूं। अब वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। अब चलते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। देखो, मितक्षरा और दाएं भाग में अंतर। मितक्षरा तथा दाएं भाग में अंतर। संपत्ति का अधिकार नंबर 1 पर मितक्षरा की बात कर रहे हैं। संपत्ति का अधिकार जन्म से होता है, अतः बालक जन्म से ही पिता के साथ पैतृक संपत्ति का स्वस्वामी होता है। इन्होंने क्या बोला है कि जो संपत्ति का जो अधिकार होता है वो जन्म से ही होता है। अगर किसी के घर पर पुत्र पैदा होता है तो पैदा होते ही वो अपने पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी बन जाता है और उस संपत्ति का स्वामी अपने हिस्से के अनुसार बन जाता है। तो बालक जन्म से ही पिता के साथ पैतृक संपत्ति का स्वामी होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा मितक्षरा सहदायक की पुत्री को सहदायक बना दिया गया। मतलब पुत्री को भी क्या कह दिया गया कि पुत्री भी 2005 के बाद ही पुत्री को भी संपत्ति में अधिकार होगा। 2005 के बाद ये बोला कि अगर किसी आदमी के अगर कोई आदमी है, उसके पास एक लड़की और एक लड़का है, कोई पिता है, उसकी एक पुत्री और एक पुत्र है, तो वो पुत्र को भी अधिकार है संपत्ति लेने का और पुत्री को भी है। पुत्री भी सहभागीदारी बना दी। ठीक है, आगे चलते हैं। मृत्यु के बाद, अब दाएं भाग की बात कर रहे हैं। मृत्यु के बाद संपत्ति पर अधिकार होता है। यहाँ पर क्या था, मितक्षरा कहती है कि जन्म लेते ही पुत्र और पुत्री का अधिकार संपत्ति पर हो जाता है अपने हिस्से का। लेकिन दाएं भाग क्या कहता है, मृत्यु के बाद संपत्ति पर अधिकार होता है। अतः पिता के जीवन काल में लड़के को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। मितक्षरा कहती है कि जन्म लेते ही पुत्र और पुत्री का अधिकार संपत्ति पर हो जाता है। दाएं भाग कहता है मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु का, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र और पुत्री का अधिकार संपत्ति पर होता है। दूसरे नंबर का पॉइंट है, उसे देखते हैं। संपत्ति के बेचने का अधिकार भी पिता का सीमित होता है। मतलब संपत्ति है जो हमारी धन संपत्ति होती है, उसको जो पिता है सीमित मात्रा में ही बेच सकता है। ये नहीं है कि उसने सभी संपत्ति को बेचना चाहा तो बेच दिया। पिता उस पर, पुत्र जो है उसमें रोक टोक कर सकता है। संपत्ति के बेचने का अधिकार भी पिता का सीमित होता है। और पुत्र अधिनियम 2005, दोबारा से देखते हैं। संपत्ति के बेचने का अधिकार भी पिता का सीमित होता है और पुत्र पिता के विरुद्ध भी बंटवारे का दावा कर सकता है। और यहाँ पर देखो, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से पुत्री, मतलब इन्होंने क्या बोला है, संपत्ति जो पिता की संपत्ति होती है, पहले 2005 से पहले सिर्फ पुत्र का अधिकार होता था। 2005 के बाद
हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 से क्या कर दिया है, लड़की का भी अधिकार होता है संपत्ति पर और लड़के का भी होता है। और अगर कोई पिता अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है मितक्षरा के अनुसार, तो पुत्र या पुत्री उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, वो पूरी संपत्ति को बेच नहीं सकता है। दाएं भाग की बात करते हैं। पिता को हस्तांतरण यानी बदलने का, बेचने का, चेंज करने का पूर्ण अधिकार होता है। पिता के जीवन काल में लड़का ना तो बंटवारे का दावा कर सकता है और ना पिता द्वारा संपत्ति अंतरण में रुकावट डाल सकता है। दाएं भाग क्या कहता है, ना तो पुत्र संपत्ति को बेचने से रोक सकता है, ना ही अपने पिता से उस संपत्ति को लेने के लिए जबरदस्ती कर सकता है कि नहीं मेरी हिस्से की संपत्ति को मुझे दो। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। तीसरा पॉइंट है उसे देखते हैं। संयुक्त परिवार में एक सदस्य की मृत्यु के बाद उसका हिस्सा अन्य लोगों के उत्तरजीविता से चला जाता है। मितक्षरा विधि के उत्तरजीविता के नियम को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा प्रस्थापित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6(3) द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर बस हमें क्या करना है, यहाँ तक देखना है सिर्फ, है ना, इससे ज़्यादा हमें नहीं देखना है क्योंकि फिर हमारी ये जो है क्लियर नहीं हो पाएगी बात। यहाँ पर बोला है संयुक्त परिवार, जहाँ पर मिलजुल कर जब कोई लोग रहते हैं तो उसमें क्या बोला गया है, संयुक्त परिवार में एक सदस्य की कोई मृत्यु के बाद अगर कोई परिवार में व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा अन्य लोगों को उत्तरजीविता से चला जाता है। मतलब जैसे कोई लड़का है और लड़का जो है एक्सपायर हो गया है तो उसका जो हिस्सा है उसकी बहन को या उसके और अन्य भाइयों को उसका हिस्सा डिवाइड हो जाएगा या बट जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहना है प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका हिस्सा उत्तराधिकारियों को मिलेगा, जैसे विधवा और लड़कियां। अगर कोई उत्तराधिकारी है, कोई बेटा है और वो एक्सपायर हो जाता है तो जो उसका हिस्सा है या तो विधवा उसकी पत्नी को मिलेगा या उसकी अगर कोई बहन है तो उसे मिलेगा। अब देखते हैं इसे, क्योंकि ये हमारे पॉइंट अब जो है क्लियर हो गए हैं। अब इसे समझते हैं मितक्षरा में। मितक्षरा विधि के उत्तरजीविता के नियम को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा प्रतिस्थापित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6(3) द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या था कि पहले ये था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति को पुत्री को नहीं दिया जाएगा या उसका बंटवारा किसी अन्य को नहीं किया जाएगा, ये जो है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। संयुक्त परिवार का जब तक विभाजन नहीं हुआ तब तक उसके सदस्य अपना भाग दूसरे को अंतरित कर सकते हैं। देखो एक बार और समझ लो, संयुक्त परिवार होते हैं जहाँ पर चाचा, ताऊ, बाबा, दादी, अपने बहन भाई सब एक जगह रहते हैं। संयुक्त परिवार जहाँ पर मिलजुल कर एक साथ एक ही छत के नीचे या एक ही घर में रहते हैं उनको बोलते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की संपत्ति का जब तक विभाजन नहीं हुआ तब तक उसके सदस्य अपना भाग दूसरों को अंतरित कर सकते हैं। यानी कि एक दूसरों को, जैसे कोई भाई है अभी तक किसी का हिस्सा नहीं हुआ है और संयुक्त है, अगर किसी को कंफर्टेबल कहीं और लग रहा है, अगर बट हिस्सा होने वाला है या कोई उपयोग कर रहा है कि भाई मुझे इस कमरे को दे दो या मुझे वो वाला खेत दे दो, मुझे वो वाला प्लॉट दे दो, मैं उसमें कुछ करना चाहता हूँ, उनमें बट हिस्सा नहीं है। कोई भी कहीं पर भी अपने कंफर्टेबल जोन के अनुसार काम कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, संयुक्त परिवार में। और ये किसमें कहता है, मितक्षरा में, जब तक कोई बंटवारा नहीं होता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति जब तक विभाजन नहीं हुआ तब तक उसके सदस्य अपना भाग दूसरों को अंतरित कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, खूब उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी संयुक्त परिवार का सदस्य संपत्ति के विभाजन के पूर्व अपना हिस्सा बेच सकता है। ठीक है, यहां पर क्या है, कोई भी संयुक्त परिवार का सदस्य संपत्ति के विभाजन के पूर्व अपना हिस्सा बेच सकता है। यानी कि इन्होंने क्या बोला है, इसमें संयुक्त परिवार में जो मितक्षरा क्या कह रही है कि अपने कंफर्ट जोन के अनुसार कोई भी किसी भी प्लॉट का, घर का हम उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के अनुसार कि भाई मुझे तो यहाँ पर कंफर्ट लग रहा है, मैं इस भूमि को लेना चाहता हूँ, मैं इस खेत को लेना चाहता हूँ। और इन्होंने क्या बोला है, दाएं भाग में कोई भी व्यक्ति संयुक्त परिवार का सदस्य संपत्ति के विभाजन के पूर्व अपना हिस्सा बेच सकता है। यहाँ पर उपभोग कर सकते हैं, यहाँ पर
वस्तु का मतलब संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि भाई मुझे वो संपत्ति चाहिए, भैया मैं वहां पे काम करना चाहता हूं। आप काम कर सकते हो, संयुक्त परिवार है, मिलजुल कर। संयुक्त परिवार में क्या होता है, सभी सदस्य एक व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए लग जाते हैं और उसमें चाहे वो खेत जमीन जा कहीं जैसे किसी भी प्रकार से उपभोग करना हो, उपयोग करना हो, उसका करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दाएं भाग में कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से की जमीन को बंटवारे से पहले बेच सकता है। अगर किसी को जरूरत है बंटवारे से पहले अपनी संपत्ति को बेचने की तो वो बेच सकता है, यहां पर उपभोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चारों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं और समझते हैं। यहां पर है 5th नंबर का पॉइंट, मितक्षरा में उत्तराधिकार का सिद्धांत रक्त संबंध का है। जो उत्तराधिकार है मतलब मितक्षरा क्या कह रहा है कि पुत्र जो है पिता का बेटा ही जो मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी पिता का जो पुत्र है वो ही रक्त संबंध होता है, वो ही उसका उत्तराधिकारी होता है। ये नहीं है कि पिता है और उसका जो पुत्र है उसके अलावा उसने किसी और को उत्तराधिकारी बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मितक्षरा में क्या है, पिता अपने पुत्र को ही अपनी संपत्ति देगा, अपनी पुत्री को ही संपत्ति देगा, उसका जो रक्त का संबंध होता है। लेकिन सजातियों की अपेक्षा निकट संबंधी को अधिक महत्व दिया जाता है। सपोज करो किसी कारणवश किसी के बेटे की मृत्यु हो जाती है, अब जो रक्त का जो संबंध था, मैं जो बोल रहा हूं रक्त संबंध में ही अपनी संपत्ति को देते हैं और सबसे फर्स्ट जो रक्त संबंध होता है पिता और पुत्री का होता है सबसे पहले। अब ये जो है पिता के ना तो कोई पुत्र है ना पुत्री है, ये खत्म हो गए या इनका जन्म नहीं हुआ है, तो ये जो पिता है अपने किसी निजी रक्त को देखेगा, जैसे अपनी बहन को या बहन के बच्चों को, या वो भी नहीं है इसकी लाइफ में तो अपनी मौसी के बच्चों को, या इसी प्रकार किसी जो इसके पास के रिलेटिव होते हैं उनको देखेगा। लेकिन दाएं भाग क्या कहता है, उत्तराधिकार का सिद्धांत आध्यात्मिक प्रलाभ अथवा पिंडदान देने के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें पिंडदान, जो पिंडदान करेगा, अगर सपोज करो किसी के पुत्र या पुत्री नहीं है और उसकी जब मृत्यु हो जाती है उस समय उसका कोई पिंडदान करता है या उसकी जो है सारी व्यवस्थाएं करता है, उसकी देखरेख करता है, उसके क्रियाक्रम करता है, या उसकी जो सारी संपत्ति है उसकी देखरेख के लिए जो जिम्मेदार होता है उसका पिंडदान यानी पिंड का ही कोई व्यक्ति होता है। ठीक है ना। 6 नंबर का जो पॉइंट है, दाय का सिद्धांत रक्त पर आधारित है। दाय का सिद्धांत रक्त पर आधारित है। दाय परलौकिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात दाय वे प्राप्त कर सकते हैं जो मृतक को पिंडदान दे सकें। यहां पर क्या है, जो मतलब दाय का मतलब है एक दूसरे को देना यानी ट्रांसफर करना, किसी वस्तु को एक से दूसरे को देना। दाय का सिद्धांत रक्त पर आधारित है यानी रक्त का कोई संबंध हो, यानी कि कल को हमारी अगर हम अपनी संपत्ति को अगर किसी को देना चाहेंगे, पहला ऑप्शन होता है पुत्र या पुत्री, पुत्र पुत्री नहीं है तो भाई बहन भी नहीं है तो फिर मौसी मौसा, उनमें भी नहीं है तो मामा मामी के बच्चों को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दाएं परलौकिक लाभ प्राप्त करने के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात दाएं वो प्राप्त कर सकते हैं जो मृतक को पिंडदान दे सकें, यानी जो मृतक व्यक्ति है उसकी जो देखभाल कर सकें, जो उसे पिंडदान कर सकें, यानी कि उसकी क्रियाकलाप कर सकें। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इस शाखा के अंतर्गत मितक्षरा पद्धति में फैंटम बैलेट का सिद्धांत सीमित रूप में माना गया है। फैक्टम, मैंने यहाँ पे फैंटम बोल दिया था, ये है फैक्टम। इस शाखा के अंतर्गत मितक्षरा पद्धति में फैक्टम बैलेट का सिद्धांत सीमित रूप में माना गया है। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार देखा है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना इस बात को। फैक्टम बैलेट का सिद्धांत कभी कभार क्या होता है, मितक्षरा ना बोलकर, देखो ये पॉइंट अगर आप खुद सेल्फ पढ़ते तो आपका ये क्वेश्चन का जो डाउट है क्लियर नहीं होता। अगर आप सेल्फ करते हो, जो मितक्षरा है, मैंने बोला था ना कभी कभार मितक्षरा बूझा जाता है। मितक्षरा की व्याख्या करो, मितक्षरा के बारे में आप क्या जानते हो, तो वहां पर आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फैक्टम बैलेट का सिद्धांत बताइए। आप कहोगे कि भाई ये वाला सिद्धांत कौन सा आ गया, ये कौन सी हम फिजिक्स पढ़ने लगे, फैक्टम बैलेट का सिद्धांत। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन
आ जाता है फैक्टम बैलेट का सिद्धांत बताइए। ये किस में है? मितक्षरा में। आगे चलते हैं। फैक्टम बैलेट के सिद्धांत को दाएं भाग में पूर्ण रूपेण माना गया है। इसमें क्या माना गया है? पूर्ण रूपेण माना गया है। आगे चलते हैं। मितक्षरा एक टीका है। मितक्षरा क्या है? एक टीका है। दाएं भाग समस्त स्मृतियों का एक सार संग्रह है, यानी निबंध है। ये क्या है? निबंध है। ये क्या है? मितक्षरा जो है सभी जो हमारे स्मृतियां हैं उसके ऊपर एक टीका है। और ये क्या है? दाएं भाग समस्त स्मृतियों का एक क्या है? एक निबंध। मितक्षरा एक परंपरानिष्ठ पद्धति है। दाएं भाग संशोधित पद्धति है। मितक्षरा क्या है? परंपरा पद्धति, यानी जो हमारी परंपरा हैं, रीति रिवाज हैं, जो हमारे धर्म से रिलेटेड चीजें हैं उनके आधार पर है। और ये क्या है? दाएं भाग ये संशोधन के आधार पर है, जिनमें संशोधन किए गए और अपनी सुविधा के अनुसार जिनको हमने मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो ये है दाएं भाग संशोधन पद्धति और ये है मितक्षरा एक परंपरानिष्ठ पद्धति। तो ये यहां से भी आता है परंपरानिष्ठ पद्धति कौन सी है, ठीक है, संशोधित पद्धति कौन सी है, उसकी व्याख्या कीजिए। परंपरानिष्ठ पद्धति कौन सी है उसकी व्याख्या करिए। तो ये भी आप याद कर लेना, फैंटम वैलेट भी कर लेना, आपको मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं ये दाएं भाग और मितक्षरा में आपको अंतर समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन किस तरीके से और बूझ लिए जाते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने, उम्मीद करता हूँ ये नोट्स आपने बना लिए होंगे, सेल्फ नोट्स, और आपने इन नोट्सों को अगर बना लिया है अपनी लैंग्वेज में बनाना। भाई आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया है कॉपी करने मत लग जाना कि भाई बिल्कुल डिक टू डिक इसमें से कॉपी करते रहो और आप पढ़ते रहो, ये मत करना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। आप अपनी भाषा में अगर जो छोटे पॉइंट हैं उनको तो सेम लिख लेना, उसमें क्या ट्रांसलेट करोगे, लेकिन जो कोई थोड़े लेंथी होते हैं उनको अपनी भाषा में लिखना है। जब कोई भी क्वेश्चन अपनी भाषा में हम लिखते हैं तो वो 100% हमारे माइंड में सेव होता है। उम्मीद करता हूँ आप इनको अपने ही शब्दों में अपनी ही भाषा में लिखोगे, जिससे कि आप इस अच्छे से रिवीजन कर पाओ और अच्छे से तैयारी कर पाओ। और इनको जब आप बना लो, जब इनको याद कर लो, तो आपका बस याद करने का लास्ट जो डिसीजन है अच्छे से याद करने का, उसमें एक चीज़ और जोड़ लेना, लिख लिख के इनको जरूर देखना। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको ट्रिक और तौर तरीके, नियम में आपको टिप्स बताता हूँ वो आपको कारगर साबित होंगी और आप उनको फॉलो करते होंगे। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपने मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।